नमस्कार, रोशन भव सिटी दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। बीते हफ्ते की ऐसी खबरें जो एक बार जानना फिर से जरूरी है या बताने का हम आपको प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बीते हफ्ते में सबसे उलटफेर पंजाब की राजनीति में देखने को मिला। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जैसे ही राज्यपाल को अपने इस्तीफा सौंपा, उसी तरह से पंजाब कांग्रेस में हलचल मच गई। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर के खींचातान शुरू हो गई कि किसे मुख्यमंत्री पद दिया जाए जिससे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा भी नाखुश ना हो और सिद्धू खेमा भी खुश रहे। तो इसी उधेड़बुन के बाद नाम आया चरणजीत सिंह चन्नी का और इसके बाद पंजाब की कमान दी गई चरणजीत सिंह चन्नी के हाथ में, जिन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण की और लोगों के लिए काम करने की बात कही। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के अगले सीएम बनाए गए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी दलित सिख हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने यह कदम उठाया है। आलाकमान ने कैबिनेट मंत्री और 3 बार के विधायक चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराने का मौका दिया है। चन्नी ने करीब 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं जो कोई मामला पंजाब राज के मुख्य मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जां मैनू ज्ञात होगा, वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सवाए उसके कि वो अजिहे मुख्यमंत्री वजों अपने कर्तव्यों की ठीक निभाने लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे, मैं सीधे या सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। चन्नी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बधाई दी और कहा कि उन्हें पंजाब के लोगों से किया गया वायदा पूरा करना जरूरी है। उनका विश्वास सबसे पहले है। चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से 3 बार विधायक बने हैं। उनके साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद ओपी सोनी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राहुल गांधी खासतौर पर इस समारोह में पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने कई काम किए। अमृतसर गए, वहां पर गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और उसके बाद वह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले। यह एक शिष्टाचार से युक्त मुलाकात थी। दोनों ने गपशप की, चाय पी और बता दिया कि हरियाणा और पंजाब के सीएम दोस्ती की तरह काम करेंगे। पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बुधवार शाम शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे हुए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री अपने साथ मिठाई लेकर पहुंचे थे। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री का मुंह मीठा करवाया। मुख्यमंत्री ने पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री को नई जिम्मेवारी मिलने पर बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनका बुक्के देकर सम्मान भी किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे दोनों मिलकर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि वे आपसी प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना से मिलकर काम करें, प्रगति लाएं और विकास करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को स्मृति चिन्ह के रूप में श्रीमद् भागवत गीता भी प्रस्तुत की और इसके साथ ही रथ व शॉल भेंट कर उनका सम्मान भी किया। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह जी चन्नी वो जिसको कहना चाहिए कर्टसी कॉल के लिए आए थे और मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि हम एक ही भवन में बैठते हैं, ऊपर नीचे। वो 2nd फ्लोर पर है, मैं 4th फ्लोर पर हूँ। जैसा उन्होंने मेरी संयोग से ई बाइक देखी तो उन्होंने पूछ लिया ई बाइक यहाँ इस पोर्च में क्यों खड़ी है। तो हमारे सिक्योरिटी के आदमी ने कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा ई बाइक पर आए हैं। उसी में से उनको लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा मुझे जो पता लगा कि आप यहाँ हैं तो मिलने के लिए आए थे। नहीं, कर्टसी कॉल में चाय पी, गपशप की, दैट्स ऑल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस हफ्ते चंडीगढ़ पहुंचे। यहाँ पर वह पंजाब और चंडीगढ़ और पंचकुला में पहुंची हुई थी, लोगों से मिली। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। यहाँ पर वह आर्थिक विशेषज्ञों से भी मिले। उम्मीद यह भी लगाई जा रही थी कि शायद कोई पैकेज का अनाउंसमेंट हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सीतारमण ने यहाँ पर केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी दी, बताया कि किस तरह से केंद्र का प्रयास किया है कि कोई एक क्षेत्र या फिर एक वर्ग का विकास सर्वोपरि नहीं है, बल्कि पूरे देश का, सभी देशवासियों के विकास को लेकर केंद्र सरकार प्रयासरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ पहुंची।
उन्होंने यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। सीएम ने गुलदस्ता देकर वित्त मंत्री का स्वागत किया। निर्मला सीतारमण चंडीगढ़ और पंचकुला के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। चंडीगढ़ में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल जल्द ही जीएसटी में आ सकते हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट तय किए जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारें तय करेंगी कि पेट्रोल और डीजल कब जीएसटी में लाना है और कितने रेट पर लाना है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में आर्थिक सुधार तेजी से हो रहे हैं। सरकार का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास ही है और सबका विश्वास हासिल करना है। व्यवस्थाओं में हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। अब देश में व्यापार करना आसान हुआ है। इस साल निम्न वर्ग के लिए कोई ना कोई योजना लॉन्च होती रही है। जनधन खातों से लोगों को फायदा हुआ है। गरीब लोगों को बैंक सुविधा मिल रही है। बिना गारंटी के लोगों को लोन मिल रहा है। बैंक महिलाओं को कारोबार चलाने के लिए लोन दे रही हैं। ग्रामीण इलाके के लोगों को भी इसका फायदा मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा में कोविड के हालातों पर वित्तीय स्थिति को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां हैं और वह अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस दौर में बहुत ही अच्छे से अपने वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने एक समय सभी राज्यों को कहा था कि वे अतिरिक्त वित्तीय मदद खुद बैंकों से ले सकते हैं, लेकिन हरियाणा ने ऐसा नहीं किया। इसलिए कहा जा सकता है कि हरियाणा ने अपने वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब भी जीएसटी लागू करने के समय ही पेट्रोल और डीजल को कानूनन ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। It's already made. There is a provision made in the GST law that petrol and diesel can be in GST. And having brought it in, अभी काउंसिल जब भी तय करेगा इतना रेट में आना है, वो रेट निर्णय होने के बाद वो भी आसानी से जोड़ जाएगा। So there is no new amendment or anything like that to be made in the GST law for petrol and diesel. मगर काउंसिल तय करना है कि कब ले आना है, कितने रेट पर ले आना है। जब काउंसिल मैं बोलती हूं उसका मतलब है केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा पूरे काउंसिल में जितने भी मेंबर्स है वो सब तय करेंगे। सो कोई एक सेक्शन मतलब सेंटर या स्टेट कोई एक सेक्शन इसको रोक नहीं रहा, मगर उचित समय में सबके सहमति से ले आना जीएसटी का काम है। I think Haryana consciously is managing its fiscal affairs with a very balanced and objective way. And why do I say this? Have I really gone into the details of Haryana's full account? No. I'll use one indicator. During Corona, and this is not to say that which state did this and that which state didn't do that, like that. But I'm using that as an indicator to say every state's borrowing capacities were given widened. We increased the scope of borrowing. Haryana is one state which did not utilize its borrowing additional capacities that we gave. They thought we'll be able to manage, we'll manage, and they managed without borrowing additionally. No harm in borrowing additionally, because if you have activities for which you need fund, you will do it. But and as a curiosity, I even had a quick word with the Honorable Chief Minister. विजय दिवस एयरफोर्स द्वारा विजय दिवस मनाया गया। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर एयरफोर्स द्वारा अपना दमखम दिखाया गया, लेकिन मौसम खराब होने के कारण कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा और सुखना लेक पर अपना दमखम दिखाना आरंभ भी कर दिया था। एक के बाद एक एयरफोर्स द्वारा यहाँ पर जहाज लाए गए, चॉपर्स दिखाए गए, करतब दिखाए गए और अपनी क्षमता का लोहा मनवाया गया। यह कार्यक्रम चल ही रहा था कि बीच में मौसम खराब हो गया। मौसम खराब होने के चलते एयरफोर्स को अपना यह कार्यक्रम रोकना पड़ा। जैसे ही यह कार्यक्रम समाप्त हुआ तो यहाँ पर आए आगंतुक मेहमान यहाँ से निकलने की फिराक में रहे। यहाँ पर पहुँचे मेहमान लोग जैसे ही शो छोड़कर जाने लगे या शो बंद हो चुका था तो जाने लगे, तो रास्ते में जाम लग गया। जाम की स्थिति को पुलिस कंट्रोल करती हुई नजर आई। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि विजय दिवस के अवसर पर एयरफोर्स का कार्यक्रम यहाँ पर होना था। 1971 में पाकिस्तान पर विजय पाई थी, उसी को समर्पित था यह विजय दिवस।
जिसके लिए एयरफोर्स ने एक दिन पहले रिहर्सल भी की थी और रिहर्सल में भी अपना दमखम दिखाया था, जिसका आज पूरी तरह से शो होना था। विजय दिवस की उपलब्धि को सैल्यूट करना था। यहाँ पर मेहमान भी पहुंच चुके थे और शो भी शुरू हो चुका था। एयरफोर्स ने अपना दमखम दिखाना भी शुरू कर दिया था जहाज के थ्रू और फाइटर जेट्स के माध्यम से शो चल रहा था, लेकिन मौसम खराब हुआ और इसके बाद शो को बीच में रोकना पड़ा। In a sideward motion, displaying the capability of the Chinook to fly sideward. Ladies and gentlemen, you can now see the Chinook carrying out a takeoff reverse. इस हफ्ते तेज बारिश भी हुई। तेज बारिश के कारण जहां मौसम सुहावना हुआ, वहीं कुछ लोगों पर यह तेज बारिश कहर बनकर टूटी। पंचकुला की राजीव कॉलोनी में एक घर की छत गिर गई। छत के नीचे कुछ बच्चे सो रहे थे, जिनमें से एक बच्चे की मौत भी हो गई, बल्कि 3 बच्चे छत के नीचे दब गए और बड़ी मशक्कत के बाद इन तीनों बच्चों को इस छत के मलबे से निकाला जा सका। पंचकुला के सेक्टर 16 में पड़ते राजीव कॉलोनी में शाम को तेज बारिश के चलते कच्ची मिट्टी से बनी घर की छत नीचे गिर गई। इस हादसे में 3 साल के एक छोटी बच्ची के दबने से मौत हो गई और 3 बच्चे और एक व्यक्ति घायल हो गया। हादसे के कारण घर की कच्ची मिट्टी की छत बताई जा रही है और बारिश लगातार पड़ने से छत नीचे गिर गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने पर घायल लोगों को पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलने पर सेक्टर 14 थाना प्रभारी और सेक्टर 16 चौकी इंचार्ज भी मौके पर पहुंचे। पंचकुला के सेक्टर 16 में पड़ती राजीव कॉलोनी में तेज बारिश के चलते यह बड़ा हादसा हुआ। राजीव कॉलोनी में एक छत गिर गई है, कच्ची छत थी, वो बारिश की वजह से गिर गई है और उसके नीचे 4 बच्चे थे। उसमें से एक बच्ची लगभग 6 साल की उसकी एज है, वो एक्सपायर हो गई है और 3 बच्चों को इंजरी हुई है और एक आदमी था, उसको भी कंधे पर चोट लगी है। तो क्या कारण क्या बताया जा रहा है सर, कैसे हुआ ये हादसा? कच्ची छत थी और वो बारिश की वजह से गिर गई। तो टोटल 5 लोग थे 4 बच्चों से? बिल्कुल 5 आदमी थे लोग टोटल, बीच में से एक आदमी, एक गुड़िया जो 6 साल की थी वो एक्सपायर हो गई और 4 आदमी इंजर्ड। तो कुछ सीरियस भी है? नहीं, अभी ऐसा सच नहीं लग रहा है। राजीव कॉलोनी की छत गिरने से घायल हुए 23 वर्षीय रामजन ने बताया कि 4 बच्चों के साथ घर में बैठे थे, तभी घर की छत नीचे गिर गई, जिसके दबने से कई लोगों को चोटें आई है और एक बच्चे की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में उसे भी कई जगह पर चोट लगी है। तो हम अंदर बैठे हैं सर। अच्छा। वो एकदम छत गिर गई, हम मेरे ऊपर कंधे पे गिर गई और बच्चे भी अंदर दब के थे हमारे। तो क्या कारण क्या था छत गिरने का? छत के ऊपर लकड़ियाँ घेरी हुई थी। अच्छा। वो एकदम छत गिर गई सारी। बारिश पड़ रही थी? हाँ जी, बारिश पड़ रही थी। तो 2 लड़कियाँ थी, एक लड़का है जी। आप भी थे? हाँ, एक छोटी लड़की है जी, भतीजी जी हमारी। हरियाणा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब हरियाणा कांग्रेस लोगों के बीच में जाएगी और इस कार्यक्रम का नाम होगा विपक्ष आपके समक्ष। इसके बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस हरियाणा के क्षेत्रों में जाएगी, विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी और लोगों की समस्याओं को जानेगी, लोगों की समस्याओं को इकट्ठा करेगी और उसके बाद सरकार के समक्ष उन समस्याओं को रखेगी। यदि सरकार फिर भी नहीं सुनती तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि गूंगी बहरी हरियाणा की सरकार तक लोगों की आवाज को पहुंचाया जा सके।
अब आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित करेगा विपक्ष। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 अक्टूबर को इसकी शुरुआत करेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत जनता के दुख दर्द को सुना जाएगा और उसकी आवाज़ को सदन तक, सड़कों तक बुलंद किया जाएगा। सरकार को चुनावी वादे पूरे करने के लिए मजबूर किया जाएगा। हरियाणा में अब कांग्रेस महंगाई और अन्य मुद्दों के खिलाफ राज्य भर में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित करेगी। चंडीगढ़ में गुरुवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। करता है उनसे भी मिलेंगे और कोई समस्या है लोगों की वो भी सुनेंगे, ताकि हम जो अपना विपक्ष आपके समक्ष लेके जा रहे हैं, ये कार्यक्रम उनको बात सुनने के लिए ले जा रहे हैं, अपनी बात सुनाने के लिए नहीं, उनकी बात सुनेंगे और फिर मुद्दे उठाएंगे। जो मुद्दे तो जो मोटे मोटे तो बताए हैं, लेकिन लोकल लेवल क्या उनके मुद्दे हैं, क्योंकि वो बताएंगे कि उनका कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है हरियाणा में। बिल्कुल भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। हुड्डा ने कहा कि यह कार्यक्रम 10 अक्टूबर को करनाल से शुरू होगा, क्योंकि अक्टूबर में गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य जनता से सीधा संवाद करना है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा में इकलौता विपक्षी दल है, बल्कि दल या तो सरकार में शामिल हो चुके हैं या उनकी कोई विधायक ही नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस जमीनी स्तर पर सरकार के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसकी कमान संभालेंगे। 2 साल पहले जो उन्होंने वायदे किए थे, वो एक भी वायदा पूरा नहीं किया। चाहे आप जो है जेजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देखें और चाहे बीजेपी का, कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। बीजेपी को 7 साल हो गए और इस गठबंधन को 2 साल हो गए। आज से 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि किसान को स्वामीनाथन का भाव देंगे, 50% जो उसकी लागतों से देंगे। आज किसान की क्या हालत है? NSSO की रिपोर्ट है कि किसान की आमदनी घटी है और केवल खेती से किसान की आमदनी की एवरेज देंगे तो उसकी 27 रुपए रोज की है, और जो आमदनी है वो कोई किसी की नौकरी से है या और कोई छोटा मोटा धंधा उससे है, लेकिन केवल खेती से केवल 27 रुपए रोज की एवरेज आती पूरे देश में। तो वो तो एक बात का है। ये भी कहा था अनएम्प्लॉयमेंट को इतना अलाउंस देंगे, हम 6000 ग्रेजुएट को देंगे, वो मैनिफेस्टो में सारा हमारे पास है, और अब तक एक वायदा नहीं किया। इसी प्रकार जेजेपी ने कहा था कि एमएसपी का कानून बनाएंगे, एमएसपी या 100 रुपए बोनस देंगे, बहुत सारे ऐसे वायदे किए थे, बेरोजगारी के लिए दिए थे, पेंशन बढ़ाने 5100 रुपए की पेंशन की थी। तो इस प्रकार से कोई भी एक भी वायदा पूरा नहीं। एक जो है, जो इन्होंने बड़ी जोर शोर से कहा हमने कर दिया है, वो इस प्रदेश के युवाओं को धोखा देने का सबसे बड़ा काम किया। जो इन्होंने कहा था 75% हरियाणवियों को मिलेगी। ये हरियाणा प्रदेश ऐसा है जहां डोमिसाइल की 2 डेफिनेशन हो गई, 15 साल और 5 साल। तो 5 साल का डोमिसाइल किसी भी प्रदेश में नहीं है, तो हरियाणा में क्यों है? इसका मतलब हरियाणा वासियों को कुछ नहीं मिलेगा जो इनका वायदा था। तो इस प्रकार से उनके साथ भी एक आंख में धूल झोंकने का काम किया। इस तरह आप विभिन्न जो है, तो हमने जब ये सरकार बनी उस समय ये बात कही थी कि वे हम इंतजार करेंगे, ये अपना वायदा पूरा करेंगे, हम उसका धन्यवाद भी करेंगे और नीति एक्सपोज करेंगे। 2 साल का इनको समय दिया, और नतीजा क्या हुआ? एक वायदा पूरा नहीं किया और हरियाणा 2.5 लाख करोड़ के करीब की कर्जी पीछे दब गया। आर्थिक तौर पे वो हो गया। पंजाब के नए बने मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ने सबसे पहले मोहाली के डीसी को बदल दिया।
गिरीशी दयानंद का तबादला किया गया और उनकी जगह पर आई ईशा कालिया। ईशा कालिया ने मोहाली में इस हफ्ते अपने पदभार ग्रहण कर लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। मोहाली जिले के सभी सरकारी दफ्तरों में कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर पहुंचता है तो अफसर उसकी पूरी सुनवाई करेंगे। सभी सरकारी दफ्तरों में अफसर और अधिकारी मौजूद रहेंगे। लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। ऐसी हिदायतें मोहाली के नवनियुक्त डीसी ईशा कालिया ने जारी कर दी हैं। कार्यभार संभालते ही उन्होंने यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले अपने गृह जिले के डीसी गिरीश दयालन का तबादला किया। साथ ही उनकी जगह ईशा कालिया को नियुक्त किया गया। वहीं आदेश जारी होने के बाद ईशा कालिया ने अपना कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर पहले पंजाब पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले वह डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन के पद पर भी तैनात थी। साथ ही पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सचिव पद का अतिरिक्त चार्ज भी उनके पास था। फंडिंग जिला है तो ऑब्वियसली हर जिले दी जिदा हर जिले दे अपने अपने मुद्दे मसले प्रायोरिटीज अलग होंदी हैं तो आज दा दिन ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਅਡਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹ प्राथमिकता है ये समस्यावां ने तो इन्हों असी किदां हल करना है। तो आज तो मैं फीडबैक सारे लाइन डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसर्स तो लै रही हाँ ताकि असी एक अच्छे से सारा टीम एफर्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ टीम एफर्ट उस देर एक अच्छी टीम साडे कोल इत्थे मोहाली जिले च है तो एज टीम असी काम कर रही हैं एंड वील सेट अप आवर प्रायोरिटीज आफ्टर रिव्यूइंग विद ऑल द डिपार्टमेंट। देखिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एंड क्योंकि जो अपना जिले का दफ्तर है एक पब्लिक ऑफिस है तो जेड़े भी किसी भी नागरिक ਨੂੰ कोई भी समस्या है कोई ग्रीवेंस है ऑफिसर्स एक्सेसिबल होण इस बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज रहती है कि साडी गवर्नेंस है असीं अकाउंटेबल है लोकां दे प्रति तो एक रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस होए तां अज भी तुसीं देखोगे पहला भी अपने सारे जिहड़े लाइन डिपार्टमेंट्स अपने इत्थे बिल्डिंग च ने या ऑफिसर्स ने सारे टाइम सिर अपने दफ्तर भी आ रहे ने एंड सारे ऑफिसर्स देखिए यही एक है कि जिहड़ी भी सरकारी हदायतां ने उन्हां दी इन बिन पालना की जाए एंड उन्हां नूं असी अच्छे से इंप्लीमेंट करे जाए। तो असी भी सारे अपने डिपार्टमेंट्स नूं ये इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दित्ती है और असी इसनूं एनफोर्स भी कर रहे हैं ताकि इस विच किसी भी तरीके की कोई ढिल ना वरती जाए। देखिए ये जिहड़े अपने केसेस आए ने इत्थे डायरिया दे ऑब्वियसली बिकॉज इत्थे कई बार पीण दे पानी दे नाल गंदा पानी सीवेज का मिक्स हो जाता उस करके है तो उसका हेल्थ डिपार्टमेंट के नाल असी सारा जायजा लै रहे हैं। असी इंश्योर करांगे साडी हेल्थ टीम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम जॉइंटली उत्थे इस एरिया नूं लोकलाइज एरिया मनते हुए पूरा इत्थे असी हेल्थ दी टीमां भी इत्थे स्थापित की जाएंगी ताकि उत्थे होण क्लोरीन टैबलेट्स देना है डिसइंफेक्टेंट के लिए उत्थे चाहे एक जानकारी मटीरियल देना है कि कितना पानी बॉयल करके पीजिए एंड ऑल दैट वो सारी एक्शन प्लान मुताबिक असी हदायतां जारियां कर रहे हैं ताकि इस इशू नूं मतलब ये लोकलाइज्ड वो है इसनूं असी बिल्कुल कर्ब कर सके और अगे इस चीज नूं ये ना फैले और इसनूं भी असी इसदा असी जायजा अज मैं कर रही हाँ एक मीटिंग है आफ्टर योर मीटिंग जो हेल्थ डिपार्टमेंट के नाल मैं कर रही हूँ। ऑब्वियसली अभी तक यही हमारा वो है कि हेल्थ टीम्स उत्थे लगी हुई हैं डोर टू डोर असी जा रहे हैं असी यही इंश्योर करांगे कि ना इत्थे भी सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल च रहे और अगे भी इदां दे इशूज ना आउण। असी ये चाह रहे कि जेड़े लास्ट 2-3 ईयर्स का पैटर्न स्टडी किया जाए जिथे ऐसे प्रोन एरियाज होंदे ने जहाँ सानू पता इदां दे इशू साडे कोल रहे ने 2-3 सालां च उन्हां नूं असी एज हॉटस्पॉट्स मनदे होए उन्हां दी लोकलाइज स्ट्रैटेजी बनाइए ताकि उत्थे साडी हेल्थ टीम दे बंदे सचेत रहन डोर टू डोर चैकिंग करन चाहे वाटर सैंपलिंग करानी हैगी है वो असी सोर्स से भी करवाउण जिथे लीकेज का इशू आंदा है जिथे कोई सबमर्सिबल बोर लगे हुए ने जिथे शैलो बोर्स विच ये प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है मिक्सिंग दी वो सारियां दा असी कमेटी दा एरिया ते कमेटी दे नाल पेंडू है ते उन्हां दा नाल करके असी इसनूं रिजॉल्व करांगे और उसका एक्शन प्लान असी कल ही जारी करांगे। वहीं ईशा कालिया 2009 बैच के IAS अधिकारी हैं। डीसी ईशा कालिया ने कहा कि उनकी प्राथमिकता लोगों की शिकायतों को दूर करना रहेगा। इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह अब रफ्तार पकड़ेंगे, उन्हें समय से पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने लोगों से भी सहयोग की अपील की है। साथ ही साथ कहा है कि जिला प्रशासन अपनी सेवा के लिए हरदम हाजिर रहेगा। एंड देखिए चाहे नजायज कब्जे हों चाहे तुसी कहो कि माइनिंग हो
किसी भी तरीके दी इलीगल एक्टिविटी वुड नॉट बी अलाउड इन द डिस्ट्रिक्ट एंड इस विच साडी जीरो टॉलरेंस है, चाहे वो किसी भी तरीके दी हो, क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना इट इज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस विच यही है कि किसी भी तरीके दी कहीं पे भी जो लैप्सेस हैं, चाहे इट कुड बी इन एनी फील्ड, would not be tolerated at all and we'll be very strict on it. Fine, I've taken a note of the suggestion. I think ये ਵਧੀਆ suggestion है और मैं check भी कर ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ future 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਦੇਖिए जो अपना ਇਹ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਦੀ ਆ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ कि जो भी किसी बंदे ਨੂੰ किसी भी नागरिक ਨੂੰ कोई समस्या है ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੇ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਲੇ, ਖੁਦ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਰਹੇਗੀ। तो इट इज एन अपील इवन थ्रू यू, किसी ਨੂੰ भी लगता है कि कोई धोखाधड़ी का कोई इशूज ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, कोई अदरवाइज भी कोई और भी ग्रीवेंस किसी नेचर का है, किसी भी वेले वो सानू अप्रोच कर सकता है और साडे सारे ऑफिसर, साडी सारी टीम इंश्योर करेगी कि वो सारे ग्रीवेंसेस ਨੂੰ ਅਸੀਂ टाइमली रिड्रेस करेंगे। वर्ल्ड कार फ्री डे, इस हफ्ते वर्ल्ड कार फ्री डे भी मनाया गया, जिस अवसर पर कई अधिकारी साइकिल पर चलते हुए नजर आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा, यहाँ तक कि कई प्रशासनिक अधिकारी भी साइकिल से ही अपने कार्यालय में पहुंचे और लोगों को भी साइकिल चलाने के लिए जागरूक किया। वर्ल्ड कार फ्री डे पर सीएम खट्टर यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साइकिलिंग करते हुए अपने कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकारी आवास से सचिवालय तक साइकिलिंग की सवारी की, लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। हरियाणा के पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बुधवार को 22 सितंबर को वर्ल्ड कार फ्री डे मनाया गया। इसके तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। सीएम हाउस से साइकिलिंग की सवारी करके वह अपने कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर मनोहर लाल खट्टर ने प्रकृति के संरक्षण के लिए पूरे विश्व में 22 सितंबर को वर्ल्ड कार फ्री डे मनाए जाने की सराहना भी की। इससे पहले साइकिल पर कई मुख्यमंत्री जा चुके हैं। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पिछले साल भी चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास से सचिवालय तक साइकिल पर ही गए थे। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। ट्वीट में लिखा था कि साइकिल चलाकर जाना सुखद अनुभव रहा है। वर्ल्ड साइकिल डे और साइकिल स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। साइकिल परिवहन का एक सरल, किफायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरण संरक्षण रूप से उचित व टिकाऊ साधन भी है। मनाने का एक संकल्प लिया था और लगातार इन देशों की संख्या उसमें बढ़ रही है, क्योंकि हम जैसा देखते हैं कि प्रदूषण जैसे बढ़ रहा है तो पर्यावरण की सुरक्षा ये उसमें एक आवश्यक पहलू है। बहुत से कार्यक्रम पर्यावरण सुरक्षा के चल रहे हैं, उसमें एक ये है कि कम से कम एक दिन लोग अपने डीजल के, पेट्रोल के वाहनों पर न चलें। कार फ्री डे एक संकेत के रूप में उसका नाम रखा गया है, लेकिन असल में डीजल, पेट्रोल इस पर चलने वाली गाड़ियाँ ये कम हो, ई वाहन वो ज़्यादा चलें, लोग साइकिलों का उपयोग करें, लोग पैदल चलें, ताकि अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और प्रदूषण की भी कमी आएगी। क्योंकि हम जैसा देखते हैं दिन ब दिन जैसा प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके कारण से वायुमंडल में ऑक्सीजन की बहुत कमी आ रही है और हमने अनुभव किया कोविड के दिनों में कि ऑक्सीजन की कमी के कारण से बहुत बड़ी संख्या में लोग कोविड से आक्रामक यानी एक प्रकार से प्रभावित हो गए। उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई तरह तरह के तरीके ढूंढ करके उनको करनी पड़ी। लिक्विड ऑक्सीजन बहुत जगह से ट्रांसपोर्ट करके हम अपने हरियाणा में लाए। हरियाणा में 2 ही केंद्र ऐसे बड़े केंद्र हैं जहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन को मिलती है, बाकी छोटे छोटे केंद्र हैं, लेकिन ज़्यादा आवश्यकता होने के कारण से हमने नॉर्थ ईस्ट के जो इंडस्ट्री है जहाँ ऑक्सीजन बनती है वहाँ से भी इसको यानी एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट करके लाए। हवाई जहाज़ों का भी जो खाली टैंकर हैं ऑक्सीजन के लिए वो हमने लिफ्ट करके भेजे। ट्रेन के द्वारा भी उपयोग करके उनको यहाँ लाया गया। तो ये थी बीते हफ्ते की ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज को जानना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, ROSHAN, रोशन भव, BHAV, रोशन भव। तो देखते रहिए रोशन भव, सब्सक्राइब कीजिए और रोशन भव सब्सक्राइब करने के साथ आपको बेल आइकन भी दबाना है। बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी हमारी वीडियो जब अपलोड होती है तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो
सब्सक्राइब कीजिए रोशन बाबू और देखते रहिए सिटी हलचल और मुझे यानी अमित रोशन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।